Hi, welcome to our channel of IGNU Audiobooks, Indira Gandhi National Open University, School of Continuing Education, SOCE. Diploma, Postgraduate Diploma Programs, Diploma in Early Childhood Care and Education, DECE, Hindi, DECE 1 Bala Dekabala Savam Ka Sangathana, Kanda -1 Bala Anuraksana Vavakasa, Parakaya, Akai -1 Balyakala K Anubhava. 1.1 प्रस्तावना। क्या आपको अपने बचपन की कुछ घटनाएं और बालक के रूप में अपने विचार और अनुभव याद हैं? कुछ घटनाएं तो ऐसी है जो हमें काफी देर तक याद रहती है, कुछ धुंधली पड़ जाती हैं और कई तो हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं। इस इकाई का उद्देश्य बाल्यावस्था के कुछ अनुभवों और भावनाओं को पुनः स्मरण कराना है। बच्चों में कई समानताएं होती हैं, परंतु प्रत्येक के बचपन के अनुभव भिन्न भिन्न होते हैं। बच्चों को समझना न केवल उनके साथ अंतःक्रिया में सहायक होता है, अपितु उनके लिए सेवाएं और कार्यक्रम आयोजित करने में आधार का काम करता है। उद्देश्य: इस इकाई को पढ़ने के बाद आप बच्चों के कुछ आम अनुभवों और उनकी विशेषताओं की व्याख्या कर सकेंगे तथा यह भी बता सकेंगे कि भिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश बच्चों के अनुभवों को कैसे प्रभावित करते हैं। 1.2 कैसा होता है बचपन? माला एक 5 वर्षीय फुर्तीली, चुस्त एवं जिज्ञासु बालिका है। एक दिन दोपहर को खाना खाते हुए उसकी नजर आलू की सब्जी में सरसों के दाने पर पड़ती है। वह उसे निकालकर खेलने लगती है। वह उसे ऊपर फेंकती है और जैसे दाना मेज पर गिरता है वह कहती है, देखो माँ, यह एक छोटी सी गेंद है, शायद इससे चींटियां खेलती होंगी। 3 वर्षीय मनोज अपने घर में नवजात भाई को देखकर हैरान हो जाता है। छोटे भाई के आने से माता पिता का स्नेह व ध्यान उसकी ओर भी बंध गया है। इस स्थिति से वह प्रसन्न तो नहीं है, किंतु फिर भी उसे माई के रूप में स्वीकार करने व उससे स्नेहशील आचरण करने का प्रयत्न करता है। एक दिन जब शिशु के कारण तैयार होने में माँ को देर हो जाती है तो मनोज तेजी से बोलता है, माँ, इसे किसी और को दे दो, फिर हमें कभी देर नहीं होगी। तारा 4 वर्ष की होने वाली है। अन्य बच्चों की तरह वह भी बारिश में खेलना बहुत पसंद करती है। एक दिन वह बारिश में बाहर खेल रही थी। परिवार के अन्य सदस्य कमरे में बैठे थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद तारा हंसते हुए कमरे में आती, अपनी मौसी से लिपटती और फिर बाहर खेलने चली जाती। जब उसे अन्य लोगों के साथ बैठने के लिए कहा जाता तो वह मना करने लगती। नहीं नहीं, मैं तो बाहर खेलूंगी। तारा का यह खेल काफी समय तक चलता रहा। उपर्युक्त घटनाएं बच्चों की भावनाओं और उनका खेल के प्रति लगाव प्रदर्शित करती है। केवल बच्चे ही सरसों के बीज को गेंद, मिट्टी के देले को मिठाई का टुकड़ा और टीन के डिम्बे को मकान के रूप में देख सकते हैं। कल्पना की उड़ान उनके लिए बहुत आसान होती है और वे वस्तुओं को कुछ ऐसी विशेषताएं प्रदान कर देते हैं जो उनमें वास्तविक रूप में नहीं होती, जैसे कि माला ने सरसों के दाने के साथ किया। दूसरी घटना में एक बालक की अपने छोटे भाई के जन्म पर प्रतिक्रिया झलकती है, जो ईर्ष्या और नापसंदगी से लेकर खुशी तक हो सकती है। तीसरी घटना बालिका के स्वावलंबी होने के प्रयास को दर्शाती है। तारा यह अनुभव करने लगी है कि वह कुछ कार्य स्वयं कर सकती है और उसे सदैव बड़ों के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। हालांकि तारा स्वतंत्र रूप से कार्य करना सीख रही है, फिर भी उसके लिए अपने प्रिय और विश्वस्त लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। तारा का कमरे में बार बार आना उसकी इस भावना को दर्शाता है। बच्चों की क्षमताओं के बारे में वयस्कों की धारणाएं हमेशा सही नहीं होती। यह अक्सर माना जाता है कि बच्चों को अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी नहीं होती है और वह उन्हें समझ भी नहीं पाते। यह भी समझा जाता है कि बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं तभी वह सोचना व समझना शुरू करते हैं। यह धारणाएं गलत हैं। हम जानते हैं कि शिशु बोलना शुरू करने से पहले बहुत शब्द समझ सकते हैं। एक और तो ऐसे लोग हैं जो बच्चों से यह अपेक्षा रखते हैं कि वे छोटे मोटे काम और अपनी देखभाल स्वयं करें और वयस्कों के भावनात्मक सहारे के बिना ही स्कूल जाना शुरू कर दें। दूसरी ओर कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि बच्चे भोले भाले और अनजान होते हैं, आसपास घटित होने वाली घटनाओं को समझ पाने में असमर्थ होते हैं, अतः कोई भी सौंपा गया कार्य ठीक तरह से नहीं कर सकते।
वयस्कों की यह धारणा भी गलत है कि बचपन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं घटता है। वयस्कों की तरह ही बच्चों के भी विचार और भावनाएं होती है। अंतर केवल इतना है कि बच्चों के सोचने का ढंग और भावनाओं को व्यक्त करने का ढंग भिन्न होता है। जिस प्रकार माता पिता नवजात शिशु को गोदी में उठाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, उससे शिशु को अपने प्रति माता पिता के स्नेह व प्यार की भावनाओं का एहसास हो जाता है। एक 8 महीने की बालिका बोल नहीं सकती, फिर भी उसे यह समझ आ जाता है कि उसे डांटा जा रहा है या प्यार से कुछ कहा जा रहा है। वह कई वाक्य, जैसे कि यह मुझे दो, नहीं, ऐसा मत करो, समझती है और उन पर प्रतिक्रिया करती है। अगर 10 मास की बालिका के साथ लुक्का छिपी का खेल खेला जाए तो वह भी उसमें हिस्सा लेती है और छिपे हुए व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करती है, यानी कि वह समझती है कि व्यक्ति यहीं आसपास है। इन सब से यह ज्ञात होता है कि बालिका में विचार शक्ति है। हमें शिशु की उपर्युक्त उपलब्धियां शायद बहुत ही साधारण सी प्रतीत हो, परंतु अगर आप किसी बालिका को देखें जिसने अमी चलना सीखा ही है तो आप देखेंगे कि वह कितने मजे से पूरे घर में चलती है और गिरने पर स्वयं उठकर पुनः चलने लगती है। आपने देखा होगा कि वह पूरे विश्वास के साथ कुछ कदम उठाती है और फिर आश्वासन के लिए पीछे मुड़कर मुंह को देखती है। इन घटनाओं में बच्चों की सीखने व विकास की प्रक्रिया देखने को मिलती है। क्या इन घटनाओं से बच्चों के बुद्धिमान होने की झलक नहीं मिलती और क्या बाल्यावस्था का समय सीखने का मूल्यवान समय नहीं है? बाल्यावस्था ही वह समय है जब बच्चे अन्य लोगों के साथ संबंध स्थापित करना सीखते हैं। सबसे पहले वे माता पिता, फिर परिवार के अन्य सदस्यों और बाद में अन्य वयस्कों और बच्चों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। इसके लिए आत्मविश्वास और साहस की आवश्यकता होती है। याद कीजिए कि जब आपको नए शहर में आकर नए लोगों से दोस्ती करनी पड़ी थी, तब आपने कैसा महसूस किया था? बच्चों को अपने आसपास की वस्तुओं की खोजबीन करने में रुचि होती है और वह निरंतर जिज्ञासु रहते हैं। खोजबीन करना व प्रश्न करना ही उनके सीखने का तरीका है। प्राय बच्चों को 5 मिनट के लिए भी स्थिर बिठाना कठिन होता है। इस खोजबीन के प्रयास में वे वस्तुओं और खिलौनों को ठोकते हैं, बजाते हैं, तोड़ मरोड़ करते हैं, चाटते और प्रायः इसी प्रयास में वस्तु के पुर्जे अलग अलग कर देते हैं। इस काम को करते हुए उनके चेहरे पर छलकती हुई तल्लीनता व आनंद को देखिए। कोई भी नई घटना या अनुभव होने पर क्यों, कैसे, जैसे प्रश्नों की बौछार लग जाती है और ऐसे में बच्चों के प्रश्नों से वयस्क के धैर्य का गांठ टूट जाता है। बच्चे पड़ों की दुनिया से बहुत आकर्षित होते हैं। उनकी यह इच्छा होती है कि जहां तक हो सके वे बड़ों की तरह लगे और जितनी जल्दी संभव हो वे बड़े हो जाएं। इसलिए वे वयस्कों की नकल करते हैं, उनकी तरह कपड़े पहनते हैं और बातचीत और व्यवहार करते हैं। डॉक्टर और पुलिस चोर जैसे कुछ खेलों में बच्चों द्वारा वयस्कों के कार्यकलापों की नकल की झलक दिखाई पड़ती है। हम में से कई सोचते हैं कि बचपन केवल खेल और हंसी मजाक है। वास्तव में यह सच नहीं है। बच्चे यह भी सीखते हैं कि बहुत से काम नहीं करने चाहिए, जैसे कुछ वस्तुओं को हाथ नहीं लगाना चाहिए, हर समय केवल खेलना ही नहीं चाहिए और दूसरों को मारना नहीं चाहिए। कई आदेश जिनका पालन बच्चों को करने के लिए कहा जाता है, वे उन्हें बेतुके व अर्थहीन लगते हैं। इस कारण कई बार माता पिता और बच्चों के बीच मतभेद हो जाता है। कई बार बच्चों को नियमों का पालन करना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ये उन्हें अपने मन की करने से रोकते हैं। बचपन में बच्चे समाज और संस्कृति के अनुसार खाना, पीना, पहनना, बोलना और आचरण करना भी सीखते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि, क्षेत्रों और देशों के होने पर भी बच्चों में बहुत समानताएं होती है। बचपन के कई अनुभव सार्वभौम होते हैं और बच्चों के विकास का अनिवार्य हिस्सा हैं। फिर भी प्रत्येक बच्चे के लिए बचपन का अलग तात्पर्य होता है। इस इकाई के अगले भाग में आप पढ़ेंगे कि किन कारणों से बच्चों के अनुभव अलग अलग होते। बोध प्रश्न 1 अपने अनुभवों व स्मरणों में से निम्नलिखित का एक उदाहरण नीचे दिए स्थान में लिखिए। क बच्चों में उत्सुकता। ख बच्चों द्वारा वयस्कों की नकल। 1.3 बाल्यावस्था का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। सभी बच्चे विकास के दौरान एक भाषा बोलना सीख जाते हैं।
भारत में रहने वाली बालिका अपने क्षेत्र की कोई भाषा सीखती है और स्पेन में रहने वाली बच्ची स्पेनिश। 5 वर्ष का एक बालक स्कूल जाने लगता है। उसी उम्र का दूसरा बालक दूध दोहने तथा खेती बाड़ी में अपने पिता की मदद करता है और 5 वर्षीय अन्य बालक सड़कों पर अखबार बेचता है। कुछ कारक जो कि बचपन के अनुभवों को प्रभावित करते हैं वे इस प्रकार है: परिवार में सदस्यों की संख्या और आर्थिक स्थिति, परिवार तथा समुदाय के रीति रिवाज, परंपराएं, उनके नैतिक मूल्य और विश्वास, आवास जैसे गांव, शहर या जनजातीय क्षेत्र, पहाड़, समतल, रेगिस्तान अथवा तटवर्ती इलाका। जिस प्रकार के समाज में हम रहते हैं वह हमारे बचपन के अनुभवों को सुनिश्चित करता है। बाल्यावस्था के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का यही तात्पर्य है। जबकि हम व्यापक रूप में भारतीय संस्कृति और उसके नैतिक मूल्यों की बात कर सकते हैं, फिर भी हमारे देश में एक समूह के रीति रिवाजों, विश्वासों और रहन सहन के तरीकों में दूसरे समूह से भिन्नता है। हम एक समरूपी भारतीय संस्कृति की बात नहीं कर सकते। इसका कारण है समूहों के आर्थिक स्तर, शिक्षा, व्यवसाय, क्षेत्र, भाषा और धर्म में एक दूसरे से भिन्नता। प्रत्येक समूह का बच्चा जो सीखता व अनुभव करता है वह दूसरे समूह के बच्चे से भिन्न होता है। अब आप उन सभी कारकों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे बच्चों के अनुभवों में विविधता होती है। 1.3.1 लिंग। बच्चे का लड़का या लड़की होना एक महत्वपूर्ण कारक है जो कि उसके अनुभव निर्धारित करता है। पालन पोषण किस प्रकार हुआ, बच्चे को कैसे अवसर और सुविधाएं मिली और अन्य लोगों का उसके साथ परस्पर संबंध कैसा था, यह सभी बातें अधिकांशतः बच्चे के लिंग से निर्धारित होती हैं। एक स्पष्ट भिन्नता जो हमें दिखाई देती है वह है उनका पहनावा, परंतु इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली भिन्नता है लोगों की लड़कों और लड़कियों के प्रति भिन्न अभिव्यक्तियां। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश के अधिकांश भागों में लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। लड़के का जन्म खुशी का मौका होता है, जबकि कई परिवारों में लड़की के जन्म पर माता पिता रो पड़ते हैं। कई परिवारों में लड़कियों को कम प्यार मिलता है, उनकी परवाह भी कम की जाती है और अपेक्षाकृत उनकी देखभाल भी उचित नहीं होती तथा उन्हें भोजन, वस्त्र और अन्य संसाधन भी कम दिए जाते हैं। कुछ परिवारों में लड़की के बीमार पड़ने पर उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि लड़के की बीमारी पर तुरंत ध्यान दिया जाता है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के लिए शिक्षा आवश्यक समझी जाती है। अधिकांश माता पिता जहां एक ओर लड़के की पढ़ाई के लिए संपत्ति बेच देते हैं, दूसरी ओर इसी संपत्ति को वह लड़की के विवाह पर लगा देते हैं। अधिकांश मामले में लड़कियों के लिए आचार संहिता कहीं अधिक सख्त है। लड़कों को दृढ़, स्वतंत्र और महत्वाकांक्षी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और लड़कियों से अपेक्षा की जाती है कि वे घर के कामकाज में निपुण हो, आज्ञाकारी हो तथा अन्य लोगों का आदर करें। स्वयं निर्णय लेने की योग्यता को लड़कियों में बढ़ावा नहीं दिया जाता और यदि लड़कियां ज्यादा बहस करती है, खुलकर हंसती हैं या जोर से बोलती हैं तो उनको डांट दिया जाता है। लड़की के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे कि वह अपने घर में स्थायी सदस्य न होकर अस्थायी सदस्य हो। हर समय उसको ससुराल के लिए तैयार करने के नजरिए से शिक्षण दिया जाता है। तथापि उपर्युक्त चर्चा से केवल सामान्य प्रवृत्ति का पता चलता है। सभी लड़कियों के साथ उपेक्षा का व्यवहार नहीं होता। लड़कियों के प्रति कैसा व्यवहार होगा यह काफी हद तक उसके परिवार के सदस्यों की अभिव्यक्ति पर निर्भर करता है। जिस परिवार में लड़के लड़कियों में भेद नहीं होता वहां दोनों से समान व्यवहार किया जाता है। परिवार का आर्थिक सामर्थ्य एक अन्य कारक है जो लड़के और लड़की के प्रति माता पिता के व्यवहार को प्रभावित करता है। अगले भाग में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि सामाजिक वर्ग से बच्चों के अनुभव में किस प्रकार भिन्नता आती है। 1.3.2 सामाजिक वर्ग। व्यक्ति किस सामाजिक वर्ग का है इसका निर्धारण उसके परिवार की शिक्षा, व्यवसाय व आय द्वारा होता है। उच्च सामाजिक वर्ग के लोगों की आय अधिक होती है और वह बड़े मकानों में रहते हैं। कम आमदनी, गरीबी, निम्न शैक्षिक स्तर, रहने के लिए छोटे मकान निम्न सामाजिक वर्ग से संबंधित होते हैं। धनी और निर्धन लोगों के बीच सामाजिक आर्थिक दर्जों के कई स्तर हैं।
सामाजिक वर्ग यह निर्धारित करता है कि बालिका को किस प्रकार के अवसर और सुविधाएं उपलब्ध होगी। उसे पेट भर खाना, पहनने को कपड़ा और शिक्षा प्राप्त होगी या नहीं, वह किसी व्यवसाय के योग्य बन सकेगी या नहीं, बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध होगी या नहीं और रहने के लिए कैसी जगह मिलेगी, ये सभी उसके परिवार के सामाजिक आर्थिक दर्जे पर निर्भर करता है। निम्न सामाजिक वर्ग के परिवार। एक निम्न सामाजिक वर्ग के परिवार के पास इतना पैसा नहीं होता कि वे अपनी सभी मूल आवश्यकताएं पूरी कर सकें। बच्चों को पर्याप्त भोजन और पहनने को कपड़े नहीं मिलते। सीमित संसाधनों के कारण लड़कियों को अपेक्षाकृत और भी कम हिस्सा मिलता है। निम्न वर्गीय परिवारों के पास घर के नाम पर 1 या 2 कमरे होते हैं जिनमें पूरा परिवार रहता है। बच्चे भी इसी भीड़ भरे माहौल में रहते हैं। झुग्गी झोपड़ी और भीड़भाड़ वाले इलाकों में चारों ओर गंदगी और अस्वच्छता की वजह से संक्रामक रोग व बीमारियां हो जाती हैं। गरीब परिवार के बच्चों की कई आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती। अत्यधिक गरीबी में ये सभी कठिनाइयां बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में बच्चों को एक बार का भोजन भी मुश्किल से नसीब हो पाता है और आश्रय न होने के कारण वे सड़कों के किनारे या रेलवे स्टेशन आदि पर ही सो जाते हैं। गरीब परिवारों के बच्चों पर छोटी सी ही उम्र में जिम्मेदारियां आ जाती हैं। आपने देखा होगा कि 4 या 5 वर्ष की लड़कियां पानी लाने, ईंधन जमा करने, खाना बनाने और छोटे मोटे कामों में मां की मदद करने लगती है। लड़के पिता के व्यवसाय में मदद करते हैं, वे मवेशी की निगरानी करते हैं, खेती में सहायता करते हैं और पिता के साथ नाव में जाते हैं। अगर पिता का व्यवसाय किसी कौशल से संबंधित हो, जैसे मढ़ईगिरी, कुम्हारगिरी इत्यादि, तब लड़के छोटे मोटे कामों में उनकी मदद करते हैं। घर के कामकाज में माता पिता की मदद करने के अतिरिक्त बहुत बच्चे घर के सुरक्षित वातावरण से निकलकर पैसा कमाने लगते हैं और परिवार की आमदनी को बढ़ाते हैं। वे घरेलू नौकर, कारखानों में या फेरी वाले का काम करते हैं। जब माता पिता दोनों ही घर से बाहर काम करने जाते हैं तो छोटी लड़कियों का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व घर चलाना और अपने से छोटे बच्चों की देखभाल करना होता है। यदि घर में देखरेख के लिए कोई लड़की न हो तो मां शिशु को अपने कार्यस्थल पर अपने साथ ले जाती है। शिशु सारा दिन एक पालने में रहता है और मां बीच बीच में आकर उसको देखती रहती है। थोड़ी बड़ी होने पर यही बालिका कार्यस्थल पर आसपास पड़ी वस्तुओं से खेलती रहती है। जब माता पिता दोनों ही काम करते हैं तो वे बच्चों के साथ कम समय व्यतीत कर पाते हैं। निम्न वर्ग की इन परिस्थितियों में शिक्षा को, विशेषतः लड़कियों की शिक्षा को, बहुत कम महत्व दिया जाता है। जहां जीने के लिए ही संघर्ष करना पड़ता हो तो ऐसे में माता पिता शिक्षा को अनिवार्य कैसे समझेंगे? बच्चे या तो अभिभावकों की काम में मदद करते हैं या पैसा कमाने में जुट रहते हैं। इसके बावजूद भी यदि संभव होता है तो निम्न सामाजिक वर्ग के बहुत से बच्चे स्कूल जाते हैं। इस प्रकार के काम और पढ़ाई साथ साथ करते हैं। उत्तरदायित्व और अभावों का सामना करने के कारण बच्चे छोटी उम्र में ही भावनात्मक रूप से परिपक्व हो जाते हैं। वे दुनियादारी समझने लगते हैं। उदाहरणतः छोटी उम्र में ही बालिका फल सब्जी के सही दाम लेना सीख जाती है और अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है। संभव है वह दूर गांव से रेल द्वारा शहर में काम की तलाश के लिए अकेली ही आई हो। निम्न सामाजिक वर्ग के बच्चों के लिए बाल्यावस्था जिम्मेदारियों और व्यस्तताओं से भरी होती है, परंतु इससे हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इनके कोई भी सुखद अनुभव नहीं होते। काम के दौरान बच्चे खेलते भी हैं। पत्थर, टहनियों और खाली डिब्बे ही बच्चों के खिलौने बने जाते हैं। वे सड़कों पर, खेतों में या तटों के पास रेत और पानी से खेलते हैं। समय समय पर उन्हें माता पिता से स्नेह, पोषण और प्रोत्साहन मिलता रहता है। पारिवारिक आमदनी में सहयोग देने की वजह से बच्चे की महत्ता और भी बढ़ जाती है। फिर भी ये बच्चे अच्छी आर्थिक स्थिति वाले घरों के बच्चों की तुलना में परिश्रमी एवं कठिन जिंदगी व्यतीत करते हैं। मध्यम और उच्च सामाजिक वर्ग के परिवार। मध्यम और उच्च सामाजिक वर्ग के परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और उन्हें मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव नहीं होता। लड़कों और लड़कियों दोनों को ही पर्याप्त मात्रा में भोजन और कपड़ा मिलता है और आमतौर पर स्वास्थ्य की देखरेख में भी कोई कमी नहीं होती। अधिकांश परिवार बच्चों के लिए बाजार से खेल सामग्री जैसे गुड़िया,
बंदूकें, पजल सेट, ड्राइंग कापियां, रंग और किताब खरीद सकते हैं। आमतौर पर बच्चों को आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वे घरेलू कामों में मदद करते हैं या नहीं यह उनके परिवार पर निर्भर करता है। अगर घर में नौकर है तब घरेलू काम में बच्चों को मदद नहीं करनी पड़ती। एक संपन्न परिवार में बच्चे के पास ऐशो आराम के अधिक साधन होते हैं। प्रायः उनके पास अधिक कपड़े होते हैं, ज्यादा महंगे खिलौने होते हैं, साथ ही साथ उन्हें अलग अलग तरह का भोजन भी खाने के लिए मिलता है। इन परिवारों में शिक्षा को प्राथमिक रूप से महत्वपूर्ण समझा जाता है। दूसरे अर्थों में बच्चे का एकमात्र लक्ष्य स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ना होता है। आमतौर पर लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए शिक्षा समान रूप से महत्वपूर्ण समझी जाती है, परंतु फिर भी यह देखा गया है कि लड़कों को इस मामले में प्राथमिकता दी जाती है। शहरों और कस्बों में बच्चों पर पढ़ाई में होशियार होने के लिए काफी जोर दिया जाता है। अच्छे स्कूल में प्रवेश पाने के लिए 3-4 वर्ष की कोमल उम्र से ही कड़ी शिक्षा आरंभ हो जाती है। अधिकांश बच्चों का दिन स्कूल जाने, घर लौटकर स्कूल का काम करने और खेलने में बीतता है। आदर्श रूप से शिक्षा से अपेक्षा की जाती है कि बच्चे स्वावलंबी बने और उनके विचारों में सुस्पष्टता व दृढ़ता आए। हमारे समाज के बदलते हुए मूल्यों के साथ साथ इन विशेषताओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, परंतु लड़कियों के प्रति इस मामले में टैधता अब भी दिखाई देती है। हालांकि एक ओर तो लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, दूसरी ओर अभिभावक उनसे यह अपेक्षा करते हैं कि वे उनके अधीन ही रहें। लड़कियां अगर ज्यादा बोलती हैं, सवाल जवाब करती हैं, तो उन्हें यह कहकर डांट दिया जाता है कि इन आदतों से उन्हें भविष्य में कठिनाई होगी। जैसा कि आपको आभास हुआ होगा कि संपन्न परिवारों के बच्चों का समय निश्चिंतता से गुजरता है तथा बच्चे उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठा पाते हैं। बाल श्रम अपने ऊपर पढ़ा कि कुछ बच्चे घर का काम करके पारिवारिक व्यवसाय में अथवा पैसा कमाकर अभिभावकों की मदद करते हैं। जब बच्चे घर में या पारिवारिक व्यवसाय में काम करते हैं तो उनकी जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाता है और उन्हें माता पिता का स्नेह भी मिलता है। बच्चों के पास खेलने और मन बहलाव के लिए समय होता है। पारिवारिक व्यवसाय में काम का अनुभव बच्चे के लिए लाभप्रद हो सकता है और ऐसा करते हुए बच्चे कुछ ऐसे कौशल भी सीखते हैं जो कि बाद में उनको व्यवसाय चुनने में सहायक होते हैं। आर्थिक कार्यकलाप में इस प्रकार से बच्चों का सम्मिलित होना बाल कार्य कहा जाता है, जो कि बाल श्रम से भिन्न है, जिसके बारे में अब आप आगे पढ़ेंगे। कुछ बच्चे अस्वस्थ, कठिन और शोषणकारी परिस्थितियों में काम करते हैं जहां उन्हें कार्य के अनुरूप पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलती और जो काम वे करते हैं वे जोखिम भरे होते हैं। कोल्हू के भेल की तरह काम करते हुए उन्हें न तो खेलने और न ही स्कूल जाने का अवसर मिलता है। जो कार्य बच्चे करते हैं प्रायः उनमें खास कौशल की आवश्यकता नहीं होती और भावी जीवन में व्यवसाय चुनने में भी मदद नहीं मिलती। इस प्रकार के काम का अनुभव उनके विकास में बाधा डालता है। कई छोटे पैमाने के और घरेलू उद्योगों में बच्चों को मजदूर रख जाता है। सिवाकासी, तमिलनाडु में माचिस उत्पादन, मंदसौर, मध्य प्रदेश में पेंसिल उद्योग, जम्मू कश्मीर में कढ़ाई और अलीगढ़ में ताला उद्योग कुछ ऐसे ही उद्योग है जहां माल श्रम प्रचलन में है। उद्योगों में अमिक का काम करने के अलावा बच्चे घरेलू नौकर, क्लीनर या मैकेनिक का काम करते हैं। बहुत देर तक कमर तोड़ काम करने के बाद उन्हें मामूली मजदूरी मिलती है। आइए अब हम अलीगढ़ के ताला उद्योग में काम कर रहे बच्चों की परिस्थितियों का जायजा लें। इस उद्योग में 6 और 7 वर्ष के बच्चे कार्यरत हैं। वे दिन में औसत 12 से 14 घंटे काम करते हैं। कुछ बच्चे तो 18 से 20 घंटे तक लगातार काम करते हैं। थक जाने पर वे या तो थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं अथवा चाय पी लेते हैं। जिन कमरों में वे काम करते हैं वे खचाखच भरे हुए होते हैं और हवादार नहीं होते। साथ ही साथ वहाँ कार्य परिस्थितियों, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बच्चों को जोखिम भरे कामों के लिए कम मजदूरी दी जाती है। विद्युत लेपन, हाथ की छपाई मशीन, हस्त प्रेस, स्प्रे पेंटिंग, पॉलिश व बफिग मशीनों पर काम करना काफी खतरनाक होता है और इन कार्यों में 50 से 60% मजदूर बच्चे ही होते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत लेपन के लिए बच्चे अम्ल व क्षारीय घोलों में धातु को डुबोते हैं। इसमें प्रयुक्त पोटेशियम साइनाइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
क्रोमिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे रसायन बहुत खतरनाक होते हैं। बच्चे यह कार्य बिना ऐन व दस्ताने पहने करते हैं। लगभग सारा दिन उनके हाथ इसी घोल में डूबे रहते हैं। यह उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। उन्हें विपद के झटके प्रायः लगते ही रहते हैं। 6-7 साल काम करने के बाद ही, जबकि उनकी उम्र केवल 13-14 वर्ष की होती है, वे त्वचा की बीमारियों, एलर्जी और कैंसर से ग्रस्त हो जाते हैं। अलीगढ़ ताला उद्योग में काम कर रहे माल श्रमिकों की परिस्थितियों को देखने से ज्ञात होता है कि किस प्रकार कुछ बच्चों के लिए अत्यधिक कठिनाइयां बाल्यकाल का हिस्सा बन सकती है। तथापि हर बच्चे का बाल्यकाल ऐसा कठोर नहीं होता। बच्चे सामान्यतः खेलने और अपनी स्थिति के अनुकूल कौशलों के विकास के अवसर दंड लेते हैं। बोध प्रश्न 2। 1. अपने अध्ययन और सामान्य ज्ञान द्वारा अपने परिवार और पड़ोसियों के क्रियाकलापों का अवलोकन करके निम्नलिखित के बारे में दी हुई जगह में लिखें। क. माता पिता की प्रतिक्रिया। 1. पुत्र के जन्म पर। 2. पुत्री के जन्म पर। ख. स्कूल के उपस्थिति में निम्न सामाजिक वर्ग के लड़कों और लड़कियों की संख्या में भिन्नताएं। ग. वे कार्य जो बच्चे घर में अपने परिवार की मदद के लिए करते हैं। 2. बाल श्रम से क्या तात्पर्य है, समझाइए। 1.3.3 धर्म। धर्म दैनिक जीवन से संबंधित नियमों, नैतिक मूल्यों और आचार संहिता को निर्धारित करता है। धर्म लोगों के परस्पर संबंध बनाने के दिशा निर्देश प्रदान करता है। सभी शो में बच्चों को कोमल और बहुमूल्य तथा बचपन को सीखने का समय माना गया है। बच्चों के अनुभवों में धर्म की वजह से भिन्नता धर्मानुष्ठानों और पूजा के अलग तरीकों के कारण होती है। अधिकांश धर्मों में जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के शुरू होने पर कुछ विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। एक धर्म के अनुष्ठान दूसरे धर्म के अनुष्ठान से भिन्न होते हैं। हिंदुओं के कुछ धार्मिक अनुष्ठान निम्नलिखित हैं। नामकरण संस्कार, बच्चे का नाम रखना। अन्नप्राशन संस्कार, बच्चे को पहला अल्प ठोस आहार का दिया जाना। मुंडन संस्कार, पहली बार सर के बाल उतरवाना। विचारारंभ, वर्णमाला से परिचय। ईसाइयों की कुछ धर्म विधियां हैं बपतिस्मा व प्रथम कम्युनियन। मुसलमानों में वयस्कों के साथ नमाज पढ़ना धार्मिक कर्तव्य समझा जाता है, परंतु समाज में परिवर्तन आने के कारण कुछ परिवारों में इन विधियों का इतना कड़ा पालन नहीं किया जाता। सभी धर्मों में तीर्थ स्थानों और पवित्र चीजों के प्रति आदर प्रारंभ से ही सिखाया जाता है। 1.3.4 पारिवारिक संरचना और परस्पर संबंध। परिवार के सदस्यों का बालिका के साथ व्यवहार, घर के सदस्यों की संख्या और बालिका के साथ उनके संबंध कैसे हैं, ये सभी बालिका के अनुभवों को प्रभावित करते हैं। जिस परिवार में बालिका के माता पिता के अतिरिक्त अन्य लोग भी होते हैं, वहां उसकी देखभाल कई लोगों द्वारा की जाती है। अगर माँ बहुत व्यस्त है और बालिका की देखभाल नहीं कर सकती अथवा उसके साथ खेल नहीं सकती तो दादी, चाची, घर के बड़े बच्चे या अन्य सदस्य तो हैं ही। बालिका कई लोगों के साथ भावनात्मक संबंध जोड़ती है। दूसरी ओर, एक छोटे परिवार में जहां माता पिता और उनके 1 या 2 बच्चे होते हैं, बालिका की देखभाल अभिभावक ही करते हैं और बालिका लगभग सारा समय मां के साथ रहती है। जब मां घर में अकेली होती है तो वह काम के समय बालिका को सुरक्षित स्थान पर खिलौने आदि खेलने के लिए दे देती है। इस दौरान बालिका अकेली होती है। अगर बालिका 2 या 3 वर्ष की है तो मां अपना काम करते हुए उसे खेल में संलग्न कर लेती है। उदाहरण के लिए सब्जियों काटते समय वह बालिका को एक एक करके सब्जियां पकड़ाने को कहती है। ऐसा करने में बालिका को बहुत मजा आता है। यदि घर के कामों के लिए नौकर हो तो मां बालिका के साथ अधिक समय व्यतीत कर सकती है। जिन परिवारों में माता पिता दोनों ही काम पर जाते हैं वे बालिका को शिशु गृह या घर में किसी बड़े भाई बहन या किसी नौकर के पास छोड़ जाते हैं। कई बार मां बालिका को अपने कार्यस्थल पर भी ले जाती है। शिशु गृह में उसे अन्य बच्चों के साथ एक वयस्क की देखरेख में दिन बिताना होता है। यह बालिका के लिए एक बिल्कुल अलग प्रकार का अनुभव होता है। जब माता पिता दोनों ही काम पर जाते हैं तो वे बालिका के साथ कम समय व्यतीत कर पाते हैं। जिन दिनों वे बहुत थके हो तो संभव है कि वे बच्चे की ओर पूरा ध्यान न दे पाएं। तथापि
कितना समय साथ बिताया से अधिक महत्वपूर्ण सवाल है साथ बिताया हुआ समय कैसे बिताया गया। यहाँ पर कैसे समय बिताया से तात्पर्य है कि देखभाल करने वाले और बालिका में अंतःक्रिया किस प्रकार की है। ऐसा भी संभव है कि एक व्यक्ति बालिका के साथ सारा दिन बिता दे परंतु उसकी ओर समुचित ध्यान न दे, न तो उसके साथ बात करें, न ही खेले और न ही उचित रूप से बालिका के प्रश्नों का उत्तर दे, अर्थात वह बालिका की उपेक्षा करता रहे। वयस्कों की प्रतिक्रिया से ही बच्चों को चाहे जाने और प्यार किए जाने का एहसास होता है। बच्चों के साथ बिताए गए समय से यह नहीं जाना जा सकता कि बच्चे की देखभाल कैसी की गई है। यदि देखभाल करने वाला बच्चे की अच्छी तरह देखभाल करे, बच्चे के साथ सार्थक संवाद स्थापित करें, उसकी जरूरतें पूरी करे और उसकी समस्याओं की ओर समुचित ध्यान दे तो थोड़ा समय भी अर्थपूर्ण हो जाता है। कभी कभी पिता परिवार से दूर किसी अन्य शहर में रहता है। ऐसी स्थिति में परिवार का सारा उत्तरदायित्व मां पर आ जाता है। कभी कभी परित्यक्ता या विधवा होने के कारण मां अकेले ही बच्चों का पालन करती है। अतः जीवन यापन के साथ ही साथ बच्चों की देखभाल का उत्तरदायित्व भी उस पर होता है। ऐसी स्थिति में बालिका जल्द ही आत्मनिर्भर होना सीखती है। संभव है कि ऐसे में वह अपने पिता के न होने का अभाव महसूस करे और अपने को अन्य बच्चों से भिन्न भी महसूस करे। माता पिता में से एक का अभाव भी बच्चे पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, परंतु यह प्रभाव किस सीमा तक होगा यह परिवार के अन्य लोगों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। 1.3.5 पारिस्थितिक संदर्भ। पारिस्थितिकी का तात्पर्य है वह भौतिक पर्यावरण जिसमें व्यक्ति जीवन यापन करता है। इसमें भौगोलिक स्थिति, वनस्पति, पशु जगत एवं प्राकृतिक संसाधन सम्मिलित हैं। पारिस्थितिकी को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि उपलब्ध सुविधाएं सड़क, अस्पताल, स्कूल व बिजली आदि किस प्रकार की है, अर्थात अच्छी है या बुरी। खाद्य सामग्री, कपड़े व व्यवसाय, कार्य विभाजन व पुरुष और स्त्री की जिम्मेदारियां परिस्थिति से निर्धारित होते हैं। ग्रामीण, शहरी और जनजातीय क्षेत्रों की परिस्थितियां भिन्न होती हैं। पहाड़ी, मैदानी, रेगिस्तानी और तटवर्ती क्षेत्र भी एक दूसरे से परिस्थिति के आधार पर भिन्न हैं। बच्चे वे कौशल सीखते हैं जो उन्हें अपनी परिस्थिति में जीवन यापन के लिए मदद करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के गांव में, जहां भेड़ पालन मुख्य व्यवसाय है, बच्चे मेढ़ों को चराने ले जाते हैं और ऊन बनाना भी सीखते हैं। इसी प्रकार तटवर्ती क्षेत्र के गांव के बच्चे तैरना, नाव चलाना, मछली फंसना, उसे साफ करना आदि सीखते हैं। रेगिस्तान में रहने वाले बच्चे ऊंट की देखभाल करना सीखते हैं और साथ ही साथ रेत के टीलों को पार करने में निपुण हो जाते हैं। इस इकाई में विभिन्न भौगोलिक स्थानों को ग्रामीण, शहरी और जनजातीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ग्रामीण समुदाय की कुछ खास विशेषताएं होती हैं, चाहे वह तटवर्ती क्षेत्र में हो, पहाड़ी क्षेत्र में हो या रेगिस्तानी क्षेत्र में। शहरी या जनजातीय इलाकों से भिन्न होते हैं। आगे की चर्चा इस विभाजन पर आधारित है। शहर में रहने का अनुभव। जब आप शहर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपके ध्यान में क्या आता है? शहर में घनी आबादी और विविधता होती है। एक ओर अमीर लोग हैं जो सब कुछ खरीदने की क्षमता रखते हैं और दूसरी ओर वे गरीब हैं जो जीवन निर्वाह के लिए परिश्रम करते हैं। भव्य तथा आलीशान घरों के समीप झुग्गी झोपड़ियां दिखाई देती हैं। उच्च आय वर्ग का एक 5 वर्षीय बालक स्कूल जाता है तो निम्न वर्ग का हम उम्र बालक नट का खेल दिखाकर अपनी जीविका अर्जित करता है। शहरों में अस्पताल, होटल, स्कूल, सिनेमा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यातायात के विभिन्न साधन और अन्य कई सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। शहर में समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए उपयुक्त सामान और सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। जिनके पास साधन है वे सर्वोत्तम सामान खरीद सकते हैं। बालिका किस प्रकार रहती है, किन सुविधाओं का उपयोग कर सकती है, वह दिन कैसे व्यतीत करती है, ये सब उसके सामाजिक वर्ग और परिवार के मानदंडों से निर्धारित होता है। उदाहरणतः झुग्गी झोपड़ी में रहने की स्थिति कुछ इस प्रकार की होती है कि बालिका को न चाहते हुए भी पता रहता है कि पड़ोस में क्या हो रहा है। लोगों के बीच व्यावहारिक आदान प्रदान बहुत रहता है और बालिका कई साथियों के साथ बड़ी होती है। दूसरी ओर
उच्च आय वर्गों के लोग बड़े व निजी मकानों में रहते हुए अपनी इच्छा के अनुसार पड़ोसी से संबंध बनाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर बालिका इकलौती हो तो संभव है कि जब तक वह स्कूल नहीं जाती तब तक उसकी कोई सहेली न हो। पर इन सब भिन्नताओं के बाद भी शहर में रहने वाले सभी बच्चों के अनुभवों में जो एक समानता है वह है शहरी जीवन की तेज रफ्तार, गांव में रहने का अनुभव। गांव को शहर से अलग करने वाली भिन्नता गांव की कम आबादी है। छोटे गांवों में अधिकांश लोग एक दूसरे को जानते हैं। गांवों में यातायात, अस्पताल, सिनेमा, स्कूल और पक्की सड़कों जैसी सुविधाएं शहर की अपेक्षा कम होती हैं। यहाँ के जीवन की गति भी धीमी होती है। परिवार और जाति समूह के बीच कड़ी सीमाएं नहीं होती। परिणाम स्वरूप संभव है कि बालिका दिन का काफी समय अन्य घरों में बिताए और अनेक साथियों के बीच बड़ी हो। गांवों में अधिकतर बच्चे अपने माता पिता का व्यवसाय अपनाते हैं, चाहे वह खेती बाड़ी हो या कोई शिल्पकारी, दस्तकारी, कारीगरी जैसे मिट्टी के बर्तन या गलीचे बनाना। बच्चों का अधिकांश समय माता पिता की काम में मदद करते हुए बीतता है और माता पिता को काम में मदद किस हद तक चाहिए यह परिवार की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर परिवार गरीब है तो सभी सदस्यों को काम में हाथ बंटाना पड़ता है। यदि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो बच्चों को स्कूल जाने का समय मिल जाता है और स्कूल की छुट्टियों में वह माता पिता की मदद करते हैं। बदलते हुए मूल्यों के साथ गांवों में शिक्षा को महत्वपूर्ण मान्यता मिलने लगी है। जो माता पिता समर्थ हैं वे अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और बेटियों को कम से कम प्राथमिक शिक्षा अवश्य देना चाहते हैं। गांवों में अस्पतालों और योग्य चिकित्सकों की कमी के कारण लोगों की कई बीमारियों का उचित उपचार नहीं हो पाता। अगर गांव के आसपास कोई स्कूल न हो तो अधिकांश बच्चे औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। यातायात के अपर्याप्त साधनों के कारण बच्चे गांव से बाहर नहीं जा पाते, अतः उन्हें बाहरी दुनिया से परिचित होने का मौका नहीं मिलता। जबकि एक शहरी बच्चे को अखबार, पत्रिकाओं, टेलीविजन और किताबों से विविध जानकारी मिल जाती है। ग्रामीण बच्चों की तुलना में शहरी बच्चों की जानकारी भिन्न होती है। एक 3 वर्षीय शहरी बालिका यह जानकर हैरान होती है कि मैसे दृश्य देती है क्योंकि उसके अनुसार दूध डिपो से बोतलों में आता है। इसके विपरीत गांव की बालिका रोज ही मेसों को दुहते हुए देखा करती है। शहर में रहने वाली बालिका बड़े विश्वास से हवाई जहाज, कंप्यूटर और मोटर कारों के बारे में बातचीत कर सकती है। संभव है गांव की बालिका को इस प्रकार की जानकारी न हो, परंतु वह केवल पत्ता देखकर पौधों को पहचान लेती है और यह जानती है कि पौधे कैसे उगाए जाते हैं। ग्रामीण जीवन में समानताएं होते हुए भी प्रत्येक गांव की एक अलग तस्वीर होती है। शहरों के नजदीक के गांव में या उन गांवों जिनमें औद्योगिक इकाइयां जैसे कि कारखाने या कोई अन्य उत्पादन इकाई है, वहां अस्पताल, स्कूल और यातायात की सुविधा बेहतर होती है। रेडियो और टेलीविजन नेटवर्क के विस्तार से बाहरी दुनिया गांवों तक पहुंच गई है। लोग अपना पारिवारिक व्यवसाय छोड़कर शहरों में अधिक आमदनी कमाने के लिए जाते हैं। दूसरी ओर राजस्थान का भैया गांव जैसे दूरस्थ गांव भी है। इस गांव में निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 60 कि.मी. दर और एकमात्र अस्पताल 150 कि.मी. दर जैसलमेर के पास है। नजदीकी प्राथमिक स्कूल 50 कि.मी. की दूरी पर देवड़ा में है और निकटतम बस स्टॉप 20 कि.मी. की दूरी पर है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अलग अलग परिस्थितियों में अनुभव भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जनजातीय क्षेत्र में रहने का अनुभव। भारत में अनेक जनजातियां हैं और हर एक के रीति रिवाज, कानून, व्यवसाय और महिलाओं व पुरुषों की भूमिकाएं व उत्तरदायित्व अलग अलग हैं। जनजातीय जीवन में बहुत विविधता है। शहरों और कस्बों के नजदीक की जनजातियां उनके संपर्क में आने से वहां के जीवन की मुख्य धारा में घुल मिल गई हैं। कुछ जनजातियां बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग रहती हैं। उनका बाहरी लोगों से न के बराबर संपर्क होता है। ये जनजातियां लगभग पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होती हैं और केवल कुछ वस्तुओं के लिए ही बाहरी दुनिया पर आश्रित होती है। इस प्रकार की स्थिति में बालिका इस धारणा के साथ बड़ी होती है कि उसकी जनजाति की जीवनचर्या ही जीने का एकमात्र तरीका है। चलिए अब हम पहाड़ी मढ़िया जनजाति के बारे में पढ़ते हैं, जो मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में है और जिसका बाहरी दुनिया से बहुत कम संपर्क रहता है।
यहाँ झूम खेती जीवित रहने का एकमात्र साधन है, इसलिए सारा गांव हर 2-3 वर्ष में स्थान बदलता रहता है। भूमि पर सामूहिक स्वामित्व होने के कारण निजी जायदाद को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। लोग बाहरी दुनिया पर केवल नमक, मिर्च और तंबाकू के लिए निर्भर है। जनजाति के लिए एकता अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए लोग अपने कानूनों, प्रथाओं और प्रतिमानों का सख्ती से पालन करते हैं। पहाड़ी मड़िया में विवाह से पूर्व यौन की आज्ञा है, परंतु कौटुंबिक व्यभिचार वर्जित है। बाल विवाह बिल्कुल नहीं होता। तलाक लेना व देना पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आसान है, परंतु विवाहितर यौन संबंध पर मौत की सजा मिलती है। यहाँ शिक्षित लोगों की संख्या बहुत कम है और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की कमी के कारण अस्वस्थता बहुत अधिक है। तथापि राज्य सरकार और स्वैच्छिक एजेंसियों की मध्यस्थता की वजह से पहाड़ी मड़िया जनजाति बाहरी दुनिया से परिचित हो गई है। इस कारण उनके रहन सहन में बदलाव आया है। अब वहाँ पर एक अस्पताल, स्कूल, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और उचित दर की दुकान भी है। हालांकि अधिकांश लोग अब भी गांव के वैद्य के पास जाते हैं, परंतु कुछ लोग अब अस्पतालों में भी जाने लगे हैं। स्कूल के 30 से 40 की दूर होने पर भी बहुत से लड़कों और लड़कियों में पढ़ने की इच्छा जागृत हुई है और वे वहां मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। यह जनजातीय गांव, जहां पहले पहुंचना कठिन था, अब सड़कों द्वारा जिलों से जोड़े जा चुके हैं और सौर ऊर्जा का भी कुछ गांवों में उपयोग किया जा रहा है। झूम खेती को व्यवस्थित खेती में परिवर्तित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। भोजन संबंधी आदतों में भी बदलाव आया है। बोध प्रश्न 3.2 कोई 3 सामान्य आचरण बताइए जिनसे यह ज्ञात हो कि शहरी बच्चे के अनुभव एक गांव में रहने वाले बच्चे से भिन्न होते हैं। 3. पहाड़ी मड़िया की जीवन शैली में बाहरी दुनिया के संपर्क में आने से जो परिवर्तन आए हैं, उनमें से किन्हीं 3 को बताइए। 1.4 सारांश। इस इकाई में आपने पढ़ा कि उत्सुकता, खोजबीन, अन्वेषण की अभिलाषा, विनोदप्रियता, कल्पनाशीलता, वयस्कों की नकल करना आदि गुण बच्चों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। बचपन के बहुत से अनुभव सार्वभौम होते हैं, फिर भी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की भिन्नता के कारण प्रत्येक बच्चे का बचपन भिन्न होता है। बचपन के अनुभवों को प्रभावित करने वाला एक कारक लिंग है। बच्चे की बातचीत, कपड़े, व्यवहार और जीवन मूल्य तक इससे निर्धारित होते हैं। हमारे देश में लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है और यही कारण है कि खाने पीने में, कपड़ों में, शिक्षा में और माता पिता के प्यार में लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है। उपलब्ध सुविधाएं और अवसर का अभाव पूर्वाग्रह को और मजबूत करते हैं। निम्न सामाजिक वर्ग के बच्चों की बहुत सी मूलभूत आवश्यकताएं और अभिलाषाएं पूर्ण नहीं हो पाती। आर्थिक कठिनाइयों के कारण बच्चों को छोटी उम्र में जल्द ही काम करना पड़ता है। कमी बच्चों को जोखिम भरे काम भी करने पड़ते हैं और वे स्कूल नहीं जा पाते। मध्यम और उच्च वर्ग के बच्चों को इस प्रकार की कमियों का सामना नहीं करना पड़ता और वे स्कूल जा सकते हैं। धर्म, मान्यताएं, प्रवृत्तियां और विश्वास निर्धारित करता है जिससे बच्चों के लिए आचार संहिता की रूपरेखा तैयार होती है। बालिका के जीवन का केंद्र बिंदु उसका परिवार होता है, जिससे वह काफी हद तक प्रभावित होती है। जिस प्रकार के परिवार में वह रहती है और परिवार के सदस्यों का आपसी व्यवहार उसके विकास को प्रभावित करता है। परिस्थितिकी का बालिका के कला कौशल और योग्यताओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बालिका का रहन सहन काफी हद तक इससे निर्धारित होता है कि वह गांव, शहर अथवा जनजातीय क्षेत्र, तटवर्ती, समतल, पहाड़ी अथवा रेगिस्तानी क्षेत्र में रहती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।